डेट है आज 29 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मैरीब एंड ताइवान स्टेट। ये दोनों लोकेशन न्यूज में है। ये मैरीब एक सिटी है यमन कंट्री में। यमन कहाँ पे है पहले ये देखो आप। ये अपना हिंदुस्तान है और ये उधर सऊदी अरबिया, इसके पास यमन एक कंट्री है। ये यहाँ पे रेड सी से भी बॉर्डर लगता है और ये अरेबियन सी से भी इसका बॉर्डर लगता है। ये यमन सिटी क्यों न्यूज में है? क्योंकि देखो यहाँ पे प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स और यमनी रेबल्स के बीच में यहाँ पे युद्ध हो गया था, लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से 67 पीपल की मृत्यु हो गई है यहाँ पे। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स का मतलब है जो ऐसे ग्रुप है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, जो यहाँ पे सरकार बनी हुई है उसको सपोर्ट करते हैं वो लोग। और कुछ ऐसे लोग हैं यमनी रिबल्स बोलते हैं जिनको, जो सरकार के विरुद्ध हैं, वो सरकार हटाना चाहते हैं और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो इनके बीच में लड़ाई होती रहती है, गृह युद्ध भी बोल सकते हो, सिविल वार की तरह। ये जो रीजन है मैरीब रीजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल, जिससे पेट्रोल और डीजल बनते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है ताइवान स्टेट। स्टेट आप सब लोग जानते हो, जल संधि एक नैरो वाटर चैनल होता है जो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ए नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, उसे बोलते हैं स्टेट या जल संधि। तो ये ताइवान स्टेट है अभी न्यूज में, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रिटिश वॉरशिप यहाँ से गुजर गया है। गुजरने का मतलब है यहाँ से जा रहा है, स्टेट से, ताइवान स्टेट से होके गुजर गया। सेलिंग थ्रू का मतलब होता है पानी में यात्रा करना। ताइवान स्टेट से रिसेंटली निकला। और ये जो चाइना का यहाँ पे बॉर्डर लगता है इसमें, और चाइना अपना क्लेम ठोकता है कि हमारी सॉवरेंटी है, हमारी पूछे बिना, हमारी मर्जी के बिना कोई यहाँ पे नहीं घूम सकता। लेकिन देखो यहाँ पे ताइवान जो कंट्री है वो भी है पास में। ये रीजन है यहाँ पे देखो ताइवान, ये इधर वाला रीजन देख रहे हैं हम, ये वाला, ये यहाँ पे ताइवान और ये चाइना। ताइवान और चाइना के बीच में ये है ताइवान स्टेट। ये ताइवान स्टेट देखो ईस्ट चाइना सी और इधर है साउथ चाइना सी, इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो इतना बस इसमें याद रखना है। यहाँ पे पहले भी देखो कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के वॉरशिप, वॉरशिप का होता है लड़ाकू जो विमान होते हैं, पानी के जहाज निकल के जा चुके हैं। वो कहते हैं कि हम ताइवान से हमने परमिशन ली और ताइवान के साथ हमारे रिलेशन है। लेकिन चाइना ताइवान को अपना ही पार्ट बताता है। इसी का रीज़न है ये वन चाइना पॉलिसी, जो उसके अंदर अपना ही पार्ट बताता है। ताइवान ने भी अभी देखो चाइना से सॉवरेंटी डिक्लेयर की नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंस चाहता है ताइवान। इसके बारे में बहुत बार हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यही है इसमें सब कुछ। ये ताइवान स्टेट देखो 180 किलोमीटर वाइड है, चौड़ी है 180 किलोमीटर, और ये ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम देखो एक मिसाइल है, इससे पहले एक आकाश मिसाइल है, उसी का न्यू वर्जन है ये मिसाइल है, अभी ये लॉन्च की है, डीआरडीओ ने बनाई है इसको, डीआरडीओ ने टेस्ट किया है अभी इसको। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह बनाती है डीआरडीओ, लड़ाकू विमान हुए, मिसाइल हुए, इस तरह के इक्विपमेंट बनाती है हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए। ये आकाश सिस्टम है जो ये आकाश प्राइम, इसमें इंडिजिनसली एक्टिव आरएफ लगा हुआ है। आरएफ का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसमें हमारे देश में ही बनाया गया है जो एक्टिव आरएफ सीकर इसमें लगा हुआ है। ये क्या है, एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा। एक्यूरेसी का मतलब जिस को टारगेट बनाना है, जिस जहाँ पे भी दागनी है मिसाइल, जिसको मारना है या किसी टैंक को या किसी लोकेशन पे इसको छोड़ना है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से वहाँ पे अटैक कर पाएगी। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट है बहुत ही रिलायबल है, और ये लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अंडर भी काम कर सकती है, हायर एल्टीट्यूड पे भी। हायर एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट पे, हायर हाइट पे जहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है वहाँ पे भी ये रिलायबल है ये मिसाइल। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण रिसेंटली न्यूज में है, इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में। इसका मतलब ये था, जब 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको ही देखो, इसको ही आगे प्रमोट करने के लिए ये स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया था 2016 में। जो स्वच्छ भारत अभियान है 2 अक्टूबर 2014 को 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की, तब ये लॉन्च किया था, ताकि हमारे देश में क्लीनलीनेस आए, हमारा देश स्वच्छ रहे और साफ़ सफाई रहे, सैनिटेशन फैसिलिटी हो, सब क्या है खुले में शौच ना करें, सब लेटरिन वगैरह में, बाथरूम वगैरह में सूसू करने जाएं, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। ये इसका जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसका टारगेट ये था कि जब 2016 में ये लॉन्च किया था, इसलिए लॉन्च किया था कि स्वच्छ भारत जो अभियान चलाया है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कि वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा, और सिटी को देखने के लिए कि सिटी साफ़ सुथरी है या नहीं है, ये सर्वे की जाती है इसमें। और जब ये सर्वे की जाती है तो सारे शहर हैं जो, उनमें कंपटीशन बढ़ता है, एक तरह से एक दूसरे शहर चाहती है हमारी सिटी साफ रहे, तो ये कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण चलाया गया था। अभी न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में इसलिए है,
जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसने इसका 7th एडिशन लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण का। ये पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे समझी जाती है, जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर ये कंडक्ट की जाती है। अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र, स्वच्छ भारत मिशन है जो अर्बन और रूरल एरिया दोनों के लिए चलाया जाता है। अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अर्बन एरिया क्लीनलीनेस रहे वहाँ पे अर्बन एरियाज में, इसलिए ये किया जाता है सर्वे। इसमें जो 7th एडिशन जो लॉन्च किया है इसका स्वच्छ सर्वेक्षण का, उसमें क्या ऐड किया है नया, इसमें नया ऐड ये किया है, पीपल फर्स्ट का एक टारगेट रखा है इसमें। पीपल फर्स्ट का मतलब ये है जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, ऐसे कर्मचारी, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। वेलफेयर मतलब भलाई, उनके कल्याण के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए काम करना है। इस सर्वे में जो आज़ादी एट 75 जो उत्सव हमने मनाया है, 75 हमारी आज़ादी को होने के उपलक्ष्य में, उसको साथ में लेके चलना है। और जो सीनियर सिटीजन हैं और यंग एडल्ट, उनकी दोनों की वॉइस को यानी कि उनकी आवाज़ को समान रूप से सुनना है, दोनों की हिस्सेदारी बढ़ानी है ताकि अर्बन एरियाज में क्लीनलीनेस आए। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2022 का कंप्लीट होगा, उसमें क्या है, जो कंडीशन है सैनिटेशन वर्कर्स की, उनकी कंडीशन भी इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट है, सर्वे में सेट किया गया है कि जो हमारे एंशियंट लीगेसी और कल्चर है, यानी कि जैसे हमारे मोनूमेंट्स, विरासत की कोई धरोहर, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसको भी प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे भी क्लीनलीनेस लेके आनी है अर्बन सेंटर्स में, अर्बन एरियाज़ में। जो सर्वेक्षण है ये, इसमें देखो स्मॉलर सिटीज़ के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की गई है। मतलब पहले क्या है, इसमें बड़े शहर ही सिर्फ इंक्लूड होते थे जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, लेकिन अब इसमें जो छोटे छोटे शहर हैं वो भी इंक्लूड कर दिए जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से कम है, एक कैटेगरी ये बना दी। और जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से 25,000 के बीच में, दूसरी कैटेगरी ये बना दी स्मॉलर सिटीज़ की। नेक्स्ट इसमें यह है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट भी रैंक की जाएगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट की भी रैंकिंग ली जाएगी। पहले डिस्ट्रिक्ट की कोई रैंकिंग नहीं दी जाती थी, सिटी की दी जाती थी, शहर की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या नहीं हो। लेकिन अब इसमें सारी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री में, उनकी भी सर्वे की जाएगी। एक नया इसमें यह किया गया है कि पहले क्या है, इसमें सर्वे जब की जाती थी तो जैसे एक शहर में बहुत सारे वार्ड होते हैं, शहर क्या है, शहर बटा होता है वार्ड में, एक वार्ड हो गया इसका प्रधान होगा, जैसे गांव में सरपंच होते हैं, ऐसे ही रूरल एरियाज में जैसे पंचायत होती है, सरपंच होते हैं, ऐसे ही शहर में, अर्बन एरियाज में, सिटी में वार्ड होते हैं, उस वार्ड का एक प्रधान होता है। ऐसे बहुत सारे वार्ड होते हैं। तो जैसे एक शहर में मान लो 100 वार्ड थे पहले, तो उनमें से क्या है, जब सर्वे की जाती थी ये स्वच्छ सर्वेक्षण, तो 40% वार्ड की ही सर्वे की जाती थी। 40% वार्ड अगर क्लीन है, साफ सुथरे हैं, तो उस सिटी को क्लीन डिक्लेयर कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 100% वार्ड की कवर होंगे इसमें, मतलब 100% वार्ड की सैंपलिंग ली जाएगी, देखा जाएगा वो साफ है नहीं, सारे जितने भी वार्ड हैं शहर में, सारे वार्ड की सर्वे की जाएगी। इस सर्वे को कंडक्ट कौन कराता है, मतलब कराता कौन है, किसकी जिम्मेदारी है इस सर्वे को कराने की, ये है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कराती है इस सर्वे को। ये 1997 में बनाई गई थी। इसमें देखो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके इसको बनाए थे। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर का ये रोल है, जो इसके चेयरमैन होते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं इसके चेयरमैन को अपॉइंट। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमन स्पीकर। देखो ये जो फर्स्ट वुमन स्पीकर गुजरात असेंबली की बनी है, अभी वुमन, पहली महिला गुजरात असेंबली की बनी है, स्पीकर बनी है, अध्यक्ष वहाँ की विधानसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिनका नाम है नीमा बेन आचार्य। ये वेटेरन लेजिस्लेटर हैं। वेटेरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, जिन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। तो हमारे लिए जानना जरूरी ये है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो कैसे इलेक्शन होता है और हमारे संविधान में क्या क्या दिया हुआ है उनके लिए। कई बार वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। देखो हमारे संविधान में लोकसभा के स्पीकर के लिए आर्टिकल 93 दिया हुआ है और आर्टिकल 178 जो स्टेट की असेंबली होती हैं उनके स्पीकर के लिए दिया गया है कि जब भी इलेक्शन हो जाएंगे एज सून एज पॉसिबल, ये लिखा हुआ है संविधान में, इन आर्टिकल में, एज सून एज पॉसिबल, जब भी इलेक्शन होगा उसके तुरंत बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए और वो चूज किए जाने चाहिए। लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेचर का जो स्पीकर का इलेक्शन की जो डेट है वो कब होना, ये डेट निर्धारित करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर की डेट और विधानसभा के स्पीकर के डेट को गवर्नर बताते हैं कि इस टाइम पे इलेक्शन होगा स्पीकर का। और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उनकी डेट डिफाइन करते हैं खुद स्पीकर। जब स्पीकर अपॉइंट हो जाते हैं तो स्पीकर बोलते हैं कि इस तारीख को डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा। जो लेजिस्लेटर होते हैं, मतलब जो भी एमपी एमएलए होते हैं, अगर विधानसभा में हमें स्पीकर इलेक्ट करना है तो विधानसभा के एमएलए
और अगर हमें लोकसभा में करना है तो लोकसभा के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, तो ये इलेक्शन करते हैं, ये वोट करते हैं। जो भी वोट में चुना जाता है वो मतलब स्पीकर बन जाता है। इनका रोल और फंक्शन क्या है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का? देखो, स्पीकर मेन स्पोक्स पर्सन होता है, स्पोक्समैन होता है, यानी कि हाउस का मेन स्पोक्समैन होता है, प्रिंसिपल स्पोक्समैन स्पीकर, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। नेक्स्ट ये होता है काम कि जब भी कोई मीटिंग होती है, प्रोसीडिंग होती है हाउस की, तो स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं, मतलब एक तरह से अध्यक्ष का काम स्पीकर ही करते हैं। और जब भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हाउस की, दोनों हाउस की, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है, तो जॉइंट सिटिंग को भी प्रिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर। और अगर स्पीकर एब्सेंट है, स्पीकर उपलब्ध नहीं है, वो छुट्टी पे हैं, तो फिर डेप्यूटी स्पीकर उसको जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउस की प्रिसाइड करेंगे। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, वो प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो फिर जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, वो किसी एक आदमी को चूज कर देंगे, वो प्रिसाइड करते हैं। फिर देखो, जो स्पीकर का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है मनी बिल के रिगार्डिंग, कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। अगर स्पीकर ने बोल दिया तो वो मनी बिल है, अगर बोल दिया नहीं है तो नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से ही चुने जाते हैं, और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं लोकसभा में, वो देखो कई बार अपोजिशन पार्टी से भी चूज किए गए हैं, और जनरली वैसे वो होते हैं किससे हैं? जो रूलिंग पार्टी होती है, वैसे अपोजिशन पार्टी से भी चूज किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा, वो स्पीकर की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए उसने सैलरी को कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया हुआ है, मतलब चार्ज की जाती है किससे? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से सैलरी निकाली जाती है। यानी कि एक बार जब स्पीकर का अपॉइंटमेंट हो गया तो उनकी सैलरी वगैरह के बारे में कोई भी डिस्कशन वगैरह नहीं हो सकता, कोई वोटिंग नहीं हो सकती पार्लियामेंट में। ये जो डिबेट वगैरह या जनरल डिस्कशन होता है बिल पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, वो एड्रेस करते हैं ओनली टू द स्पीकर। मतलब जब भी कोई भाषण देना है लोकसभा में, तो लोकसभा में जब भी कोई भाषण देगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, तो एमपी एड्रेस किसको करेंगे? स्पीकर को। स्पीकर की तरफ देख के वो अपनी बात कहेंगे। जो स्टेट हैं, देखो उन्होंने कुछ टाइम फ्रेम डिफाइन किया हुआ है इलेक्शन का। देखो हमारे संविधान में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है कि स्पीकर का इलेक्शन इतने टाइम के अंदर अंदर होना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ने किया हुआ है डिफाइन। क्योंकि देखो हमारे संविधान ने ये बोला है कि ये सारी पावर दे दी जाती है लेजिस्लेचर को, मतलब लोकसभा, राज्यसभा को या फिर विधानसभा को। अपने स्पीकर के लिए वो कानून बना सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्शन कब होना है। तो इसके आधार पे ही कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिफाइन किया हुआ है टाइम फ्रेम। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हम एग्जाम्पल लें, तो हरियाणा की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने स्पीकर का जो इलेक्शन होना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, जब भी इलेक्शन हो जाए, और डेप्यूटी स्पीकर का विद इन 7 डेज होगा। मतलब जब भी स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा। और अगर मान लो बीच में वैकेंसी जनरेट होती है, मान लो स्पीकर अपॉइंट कर दिए, 1-2 साल के बाद वो मान लो डेथ हो जाती है उनकी या रिजाइन कर देते हैं, तो फिर उसकी टाइम लिमिट है 7 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए स्पीकर का। उत्तर प्रदेश ने ये किया है कि 15 दिन की लिमिट रखी है स्पीकर के इलेक्शन की। जब भी वैकेंसी होगी, मान लो बीच में डेथ हो जाए या रिजाइन कर दे, तो 15 दिन की लिमिट है स्पीकर की पोस्ट को भरने के। और डेप्यूटी स्पीकर के केस में ये है, जो फर्स्ट इलेक्शन होगा वो तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि कब होना है, लेकिन अगर बीच में कहीं वैकेंसी होगी, खाली डेथ हो जाए या रिजाइन कर दे, तो 30 दिन के अंदर अंदर भरना है। तो यही स्पीकर के लिए 15 दिन की लिमिट है और डेप्यूटी स्पीकर के लिए 30 दिन की, जब बीच में वैकेंसी जनरेट हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है अभी। इसमें हेल्थ आईडी, डिजिटल हेल्थ आईडी हर एक लोगों की, हर एक सिटीजन की हमारे इंडिया में क्रिएट की जाएगी। देखो ये एक पायलट प्रोजेक्ट पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 का जो भाषण था उसमें ये अनाउंस किया था कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया जाएगा, ऐसा कुछ। तो करंटली ये लॉन्च किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट फेज का मतलब ये है कि पहले छोटे प्लेस में ये लागू करके देखा जाएगा, और अगर छोटे प्लेस में ये सही से लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है, तो पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा उसके बाद। तो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दामन एंड दीव, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। इन 6 यूनियन टेरिटरीज में ये पहले लागू किया जाएगा। अगर इनमें सक्सेसफुल होता है तो फिर इसे पूरे देश में लॉन्च कर देंगे। इस मिशन के फीचर क्या हैं? देखो इस डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के अंदर एवरी इंडियन सिटीजन को एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी और डिजिटाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड होगा उनका। मतलब डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटीज़
आइडेंटिफाई की जा सकेंगी इस आईडी के जरिए। देखो आईडी क्या है ये, जैसे आपका आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड पे नंबर है, ऐसे ही आपको एक कार्ड बना के दे दिया जाएगा, आपकी डिजिटल आईडी क्रिएट कर दी जाएगी। भले ही कार्ड ना दें, इंटरनेट पे आपकी आईडी क्रिएट कर दी। अब वो आईडी है हेल्थ आईडी, उसके जरिए डॉक्टर को आसानी हो जाएगी। डॉक्टर ये देख सकेगा, उस पर सारा रिकॉर्ड होगा आपका। जब भी किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जैसे अभी आपको एक स्लिप देता है पर्ची बना के, ये दवाई ले लो जाके स्टोर से, देखो आपको वो पर्ची तो देगा, लेकिन वो उस डिजिटल आईडी जो होगी आपका अकाउंट बन जाएगा एक तरह से, जैसे बैंक में अकाउंट बन जाता है ऐसे ही अकाउंट बन जाएगा एक पोर्टल पे, साइट पे। उस साइट पे जब आपका अकाउंट बन जाएगा, जो दवाई आपको लिख के दिया ना डॉक्टर ने, वो इस पे भी पोर्टल पे भी रहेगी, साइट पे भी। किस डॉक्टर के पास गए हो, किस बीमारी के लिए दवाई लिए, कितने दिन की दवाई लिए, सारी डिटेल आपकी रहेगी। जब भी आप मान लो ठीक हो गए, मान लो 1-2 साल बाद फिर बीमार हो तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए हो, तो आप हेल्थ आईडी दिखाओगे, वो देखेगा कि 1 साल पहले आपको ये दवाई दी थी और ये बीमारी थी आपको, तो आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो कोई दवाई आपको सूट नहीं करती है तो वो डॉक्टर पहले वाला लिखेगा आपको कि ये सूट नहीं करती, तो सारा रिकॉर्ड होगा। उस तरह से आपको जो नेक्स्ट डॉक्टर होगा दवाई दे सकेगा आसानी से। समझ रहे हो? ये स्कीम में देखो, ये जो डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी के अंदर है ये स्कीम जो लॉन्च की है। इसमें 6 की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक तो हेल्थ आईडी होगी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी, रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसन। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ये देखो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये इम्प्लीमेंट करेगी इस मिशन को, डिजिटल हेल्थ मिशन को। इसमें जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस मिशन के, वो हेल्थ आईडी है, हर एक आदमी की हेल्थ आईडी होगी, डिजी डॉक्टर होगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री अवेलेबल होंगी। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करेगी। प्राइवेट स्टेक होल्डर भी देखो कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है उनके पास पार्टिसिपेट करने की, लेकिन वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कराना पड़ेगा। मतलब जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओगे आप, वो भी आपका रिकॉर्ड उस पोर्टल पे रख सकते हैं, उनको भी छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें अपना आपको गवर्नमेंट से वेरीफाई कराना पड़ेगा इस हेल्थ मिशन में शामिल होने के लिए। अंडर दिस मिशन, इस मिशन के अंदर जो एवरी इंडियन है, हर एक भारतीय के पास हेल्थ आईडी कार्ड होगा एक, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, और सारी मेडिकल डिटेल्स वगैरह पर्सन की, चाहे उनकी प्रेस्क्रिप्शन है, ट्रीटमेंट इलाज हुआ है, या कोई उनका टेस्ट हुआ है लैब में, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, या कब डिस्चार्ज हुए, कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहे, क्या क्या दवाई दी गई उन्हें, कौन से इंजेक्शन लगा, सारी डिटेल होंगी इसमें। हेल्थ आईडी देखो रैंडमली क्रिएट की जाएगी और ये 14 डिजिट की होगी। जैसे आपका आधार कार्ड है वो कितने डिजिट का है ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कितने डिजिट का, वो बताओगे। जैसे आपका नंबर होता है ना मोबाइल का नंबर 10 डिजिट का, ऐसे आपका आधार कार्ड कितने कितने डिजिट का है वो बताओगे आप। ये हेल्थ आईडी जो होगी ये 14 डिजिट की होगी नंबर की। और इसमें क्या है देखो, उनसे सिटीजन से उनकी चॉइस ली जाएगी, इन्फॉर्म कंसेंट ली जाएगी। अगर वो कोई बनाना चाहता तो बनवा लेगा, वॉलंटरी बेसिस पे होगा ये याद रखना, मैंडेटरी नहीं है ये, बनवाना जरूरी नहीं है, कोई चाहे तो बनवा सकता, नहीं चाहे तो नहीं बनवा सकता, वॉलंटरी होगा ये, बिल्कुल वॉलंटरी बेसिस पे, तो मैंडेटरी नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ये वर्ड अनिवार्य नहीं है, आपको बनवाना है तो बनवाओ, नहीं बनवाना तो मत बनवाओ, आपकी मर्जी है। सिटीजन को ये फैसिलिटी मिल जाएगी, डॉक्टर हेल्थ प्रोवाइडर जो होंगे वन टाइम एक्सेस होगा। लेकिन इस मिशन में कुछ ज़रूरत है, और क्या ज़रूरत है करने की। जो सिटीजन है क्या है, उनके सामने कुछ चैलेंजेस हुए हैं, उनको ये एड्रेस करेगा। कैसे एड्रेस करेगा देखो, राइट डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर ढूंढ सकेंगे इसके जरिए, अपॉइंटमेंट ले सकेंगे ऑनलाइन, कंसल्ट कर सकेंगे, कंसल्टेशन फ़ी अब उन्हें पेमेंट जो करनी पड़ती थी उनसे निपटारा मिल जाएगा। जो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे या कभी प्रेस्क्रिप्शन वगैरह खो जाती थी, पर्ची जो डॉक्टर ने लिख के दी थी, वो अब उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा डेटा उपलब्ध होगा। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके, कुछ इससे परेशानियाँ भी हैं। वो क्या हैं देखो, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है प्राइवेसी का। जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, इसका उल्लंघन हो सकता है। सारी डिटेल जब उस पर उपलब्ध होंगी, उसकी सिक्योरिटी होगी नहीं होगी, इसका एक चैलेंज है। आगे देखना कि इसकी सिक्योरिटी का क्या मतलब क्या फंक्शन होगा, कैसे सिक्योर करेंगे डेटा सिटीजन का। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर साइट इमेजेस वॉन्ट बी शेयर्ड विद IAEA। देखो ये एक ईरान का और जो P5+ नेशन है उनके बीच में ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अभी यूरोपियन यूनियन और US गवर्नमेंट ने अपील की है कि जो ईरान से अपील की है, ईरान कंट्री तो जानते हो आप कहाँ पे है, ये देखो हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये ईरान, ये डील हुई थी एक ईरान डील। इसके बारे में हमने स्पेशल लेक्चर में पढ़ा हुआ है, डिटेल में आप देख सकते हो पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाके। इसके बारे में हम डिटेल में वैसे ब्रीफली पढ़ेंगे लास्ट में, ईरान डील है क्या। देखो ईरान से ये अपील की है, जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कि इसके जो इंस्पेक्टर होते हैं उन्हें आप जांच करने दें, इंस्पेक्ट करने दें ईरान में। लेकिन ईरान ने मना कर दिया है। ये एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो यूनाइटेड नेशन का वॉचडॉग है ये IAEA,
कि ये इंस्पेक्ट करेगी, किस चीज़ के बारे में इंस्पेक्ट करेगी, ये जांच करेगी कि ईरान क्या है जो यूरेनियम का गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है, बम बनाने के लिए तो इनरिचमेंट नहीं कर रहा है यूरेनियम का। यूरेनियम का इनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि एक बोतल टाइप की होती है, यूरेनियम को उसमें रखा जाता है और स्पिन किया जाता है, रोटेट किया जाता है बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो इससे कई सारे आइसोटोप अलग हो जाते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 234, यूरेनियम 238, 238। तो ये 238 नीचे बैठ जाता है, 234 बीच में रहता है और 235 जो रहता है यूरेनियम ऊपर रह जाता है। लगभग ऐसे रहते हैं ये, मतलब इनका ऐसे रहता है, अलग अलग हो जाते हैं ये। इसी को बोलते हैं इनरिचमेंट, यानी कि अगर 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट किया तो ये यूरेनियम बम बनाने के लिए यूज हो सकता है। और 20% से नीचे देखो, ये एनर्जी बनाने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, यानी कि बिजली बनाने के लिए यूज हो सकता है। तो ये यूएन जो वाचडॉग है आईए, यही इंस्पेक्ट करती है कि ईरान क्या है, यूरेनियम का गलत यूज़ तो नहीं कर रहा, हथियार बनाने के लिए इनरिचमेंट तो नहीं कर रहा ज़्यादा, जितना ईरान डील में लिमिट रखी थी उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहा। लेकिन ईरान डील है जो, उससे बाहर हो गए थे। अब ईरान डील को मानता नहीं है कौन, ना यूएस मानता और ना ही तेहरान। लेकिन यूएस और यूरोपियन यूनियन अभी दोबारा अपील कर रहे हैं कि भाई साहब जो ईरान डील में रखे गए थे आपको टारगेट, उन टारगेट को आप फॉलो कीजिए। बैकग्राउंड यही है कि आईए तेहरान के बीच में एग्रीमेंट होता रहता है। तेहरान मतलब ईरान की कैपिटल है तेहरान, तो ईरान आईए के बीच में एग्रीमेंट होता रहता है। 3 महीने का एग्रीमेंट हुआ था फरवरी में 2021 में, लेकिन वो खत्म हो गया। लेकिन बार बार इसको एक्सटेंड करते रहते हैं कि ये आईएईए को परमिशन मिल जाती है, ईरान में जाकर वो जांच कर सकता है कि ईरान न्यूक्लियर बनाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम का इनरिचमेंट कर तो रहा है या नहीं। इम्प्लीकेशन क्या है देखो, 2015 में ये न्यूक्लियर डील हुई थी 6 मेजर पावर और ईरान के बीच में। 6 मेजर पावर थी P5+ नेशन। लेकिन देखो 3 साल पहले 2018 में जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, इस डील से बाहर आ गए थे। क्यों आ गए थे? ईरान पे ये आरोप लगाया था ईरान न्यूक्लियर डील को मान नहीं रहा है, तो न्यूक्लियर डील को मान नहीं रहा है और ये यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है और आईएईए को भी इंस्पेक्ट नहीं करने दे रहा है। तो ये आरोप लगाते हुए बाहर आ गया था और ईरान पे सैंक्शन लगा दिए थे। सैंक्शन का मतलब है प्रतिबंध। प्रतिबंध ऐसे हैं कि देखो आप सबको पता है यूएस पावरफुल कंट्री है, बहुत सारी कंट्री से इसके ट्रेड है और डॉलर में ट्रेड होती है पूरे वर्ल्ड वाइड, डॉलर में। और डॉलर किसकी करेंसी है? डॉलर है यूएस की जो करेंसी है डॉलर, उसी में ट्रेड होती है। तो अगर ईरान पे सैंक्शन लगा देते हैं, ये बहुत सारी कंट्रीज को ट्रेड करने से, व्यापार करने से रोक देता है कि ईरान से कोई व्यापार नहीं करेगा। तो इस तरह से सैंक्शन लगा देते हैं, प्रतिबंध। तो ये यूएस इस डील से बाहर आ गया और ईरान ने फिर, मतलब ईरान पे फिर से इसने प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन फिर ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए, ईरान ने भी जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में उसका वायलेशन करना शुरू कर दिया, यूरेनियम का इनरिचमेंट बढ़ा दिया। अब आईएईए क्या है ये समझ लेते हैं। देखो आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंडिया भी इसका मेंबर है। ये एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको, 1957 में बनाई थी विद इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली। ये देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये 2 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। 6 ऑर्गन है टोटल यूनाइटेड नेशन के, लेकिन ये 2 ऑर्गन है, इनको रिपोर्ट देता है आईएईए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया कंट्री है यूरोप में, वो उसका एक कैपिटल है वियना, वियना में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय। इसके फंक्शन यही है, जो मेंबर कंट्री हैं, इसके मेंबर सदस्य देश हैं, वहाँ पे पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, सेफ सिक्योर रहे वहाँ पे, कोई भी क्या है मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज ना करे इस न्यूक्लियर एनर्जी का, मतलब बम बनाने के लिए, वीपन्स हथियार बनाने के लिए यूज ना करे न्यूक्लियर एनर्जी का। इसके कई सारे प्रोग्राम है, जैसे पैक्ट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूल साइकिल 2000, ये बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है आईएईए। 2015 की न्यूक्लियर डील क्या है इसको समझ लेते हैं। 2015 में देखो ईरान और P5+ नेशन के बीच में ये डील हुई थी। P5 का मतलब है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है 5, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया, और +1 का मतलब है जर्मनी। इन 6 नेशन के बीच में ये डील हुई थी, 6 प्लस ईरान के बीच में। इस डील को JCPOA भी बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या न्यूक्लियर डील बोल सकते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील। इसमें यह रखा गया था कि ईरान पे पहले यूएस ने सैंक्शन लगा रखे थे, प्रतिबंध। तो यूएस ने ये इसमें एग्रीमेंट किया था कि हम ईरान से जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो हटा देंगे, और इसके बदले में ईरान क्या है, जो यूरेनियम है उसका इनरिचमेंट कुछ लिमिट से ज़्यादा नहीं करेगा, सिर्फ बिजली बनाने के लिए यूज़ करेगा, बम बनाने के लिए यूज़ नहीं करेगा। तो ईरान ने भी मान लिया। लेकिन बाद में आप सबको पता ही है एग्रीमेंट से बाहर आ गया था कौन? यूएस आ गया था 2018 में। फिर 2018 में जब बाहर आ गया तो ईरान ने भी इनरिचमेंट करना शुरू कर दिया और यूएस ने इस पर प्रतिबंध लगा दिए। तो जब यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन बने थे तो उन्होंने दोबारा ये किया था कि हम दोबारा से ईरान डील में आएंगे वापस। तो ईरान को ये भी रोका गया था ईरान डील में कि जो प्लूटोनियम है उसका भी आप यूज़ ना करो बॉम्ब बनाने के लिए, ये भी इसमें रखा गया था, एक प्रोविज़न रखी गई थी इस ईरान डील में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यह भी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है
क्योंकि इससे कहा कि भाई साहब जो तालिबान ने अफगानिस्तान में 2003 से अत्याचार किए हैं उन पे ये जांच होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम किए हैं। ये जो नीदरलैंड में क्या है, अफगानिस्तान की एम्बेसी है, वहाँ पे नोटिफाई किया है आईसीसी ने कि तालिबान को नोटिफाई किया है कि इन्वेस्टिगेशन को रिज्यूम किया जाए, कि यहाँ पे जांच होनी चाहिए कि तालिबान ने ह्यूमैनिटी मानवता के अगेंस्ट कोई क्राइम अपराध तो नहीं किए हैं 2003 से, ये जांच की जाएगी। बैकग्राउंड यही है, देखो आईसीसी ने 2020 में ये क्या है, ये रोक दी थी, यहाँ पे इंस्पेक्शन चल रही थी, लेकिन बाद में ये इसलिए रोक दी थी क्योंकि अशरफ गानी ने रिक्वेस्ट की थी, तो ये कुछ दिन के लिए रोक दी थी, पोस्टपोन कर दी थी, जो ये इंस्पेक्शन चल रही थी, जांच चल रही थी यहाँ पे कि तालिबान यहाँ पे मानवता के अगेंस्ट क्राइम करता है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम करता है या नहीं, ये जांच चल रही थी। तो हमारे लिए जानना जरूरी ये हो जाता है कि आईसीसी है क्या। देखो आईसीसी के बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है, जहाँ आपको नीचे सिंपल सीएससी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे जाओगे तो फिर प्लेलिस्ट दिखाई दी होगी, फिर उसमें अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा आईसीसी के बारे में, वहाँ पे देखना। आईसीसी और आईसीजे इनके बारे में मिलेगा, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे बस इस लेक्चर में आईसीसी के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये हेग में है, नीदरलैंड है, एक कंट्री है नीदरलैंड, कहाँ पे, यूरोप में नीदरलैंड है, यहाँ पे नीदरलैंड में कंट्री है एक, मतलब नीदरलैंड एक कंट्री है यूरोप में, नीदरलैंड की कैपिटल है हेग, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये लास्ट रिसोर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन, कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। ये जो भी मान लो क्राइम होते हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, या वार क्राइम, युद्ध में अपराध होते हैं, या जीनोसाइड होता है, जीनोसाइड का मतलब नरसंहार, मास किलिंग, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, तो इनके अगेंस्ट यहाँ पे केस सुना जाता है, फाइनल केस यहाँ पे आता है। ये फर्स्ट परमानेंट कोर्ट है, ट्रीटी बेस्ड कोर्ट है, एक संधि हुई थी 2001 में, और संधि के द्वारा इस कोर्ट को बनाया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने के लिए जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम करते हैं। 2001 में ये ट्रीटी हुई और 2002 से ये लागू हो गया, इंटर्न इनटू फोर्स हो गया 1 जुलाई 2002 से। जो ट्रीटी हुई थी इसकी संधि उसको बोलते हैं रोम स्टैच्यूट, रोम स्टैच्यूट के जरिए ये बना था। इसमें फंडिंग कहाँ से आती है, जो इसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं, जो भी सदस्य देश हैं इसके, वो इसका खर्चा उठाते हैं, वो देते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन। और देखो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी होता है, कोई कंट्री इसका सदस्य देश नहीं है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप भी अगर डोनेट करना चाहो, इसको देना चाहो, पैसे भेज सकते हो, 10-20 रुपये। कंपोजिशन और वोटिंग पावर क्या है इसकी, देखो इसमें जो इसका मैनेजमेंट ओवरसाइट करता है, जो इसका देखभाल करता है मैनेजमेंट का, या इसके कानून वगैरह बनाता है, उसके लिए एक असेंबली है, इसकी असेंबली ऑफ स्टेट पार्टी बोलते हैं उसको। जितने भी इसके मेंबर होते हैं, हर एक मेंबर से एक सदस्य आता है इस असेंबली में। ये पार्टी जो असेंबली होती है पार्टीज़ की, मतलब जो इसके मेंबर होते हैं उनकी असेंबली होती है, ये कंसेंसस से, सहमति से सारा डिसीजन लेते हैं, जो भी इन्हें फैसला लेना होता है। अगर सहमति नहीं हो पाती है तो फिर वोटिंग होती है, वोटिंग 50% से ज़्यादा तो कोई डिसीजन ले लिया जाता है। इसमें देखो एक प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 3 साल के लिए इनका इलेक्शन होता है, 3 साल के लिए चुने जाते हैं। इसका लेकिन क्रिटिसिज्म होता है, बुराई होती है इसकी आईसीसी की। क्यों, देखो जब क्वेश्चन आता है ना क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो उसमें उस टॉपिक की बुराई लिखनी होती है, या चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या हैं, बाधाएं क्या हैं उसके सामने। तो ये क्रिटिसिज्म क्या है इसका, ये क्रिटिसिज्म ये है कि इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है किसी पर्सन को अरेस्ट करने का। ये मेंबर स्टेट पे डिपेंड होती है, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनको बोलते हैं कि इस आदमी को अरेस्ट करो, इसके विरुद्ध ये क्राइम के मतलब इसके विरुद्ध केस चल रहा है, तो अरेस्ट करने के लिए उस पर डिपेंड है। खुद की किसकी कोई पावर नहीं है, ना ही इसके पास कोई सैनिक है, ट्रूप्स हैं, कोई नहीं है। जो क्रिटिक्स हैं ये भी बोलते हैं कि इसमें क्या है, पॉलिटिसाइजेशन होता है। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें क्या है, जो रिच कंट्री हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्री हैं, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म देखने को मिलता है। जो वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएस है, यूनाइटेड किंगडम है, मतलब जो रिच कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उनका दबदबा ज़्यादा है, जो उनके लीडर हैं उनके अगेंस्ट तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो गरीब कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है या लिस्ट डेवलप कंट्री हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, उनके लीडर को सजा देते हैं। पावरफुल स्टेट्स हैं जो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते। आईसीसी क्या है, देखो इसकी सक्सेसफुल अभी इसलिए भी कन्फ्यूजन में रहती है, प्रॉब्लमेटिक रहती है, क्योंकि देखो इसके जो केस वगैरह हैं, ये जो केस हैं सिलेक्ट करने के लिए ऐसे केस को प्रिवेंट कर देती है। बहुत सारे केस जो केस सुनने चाहिए, ऐसे केसेस को ये प्रिवेंट कर देती है, मतलब उन केसेस को देखती नहीं है। बहुत सारे केस इससे छूट जाते हैं, उनका कोई केस ही नहीं सुनती है ये आईसीसी। क्या चाइना और इंडिया इसका मेंबर है, देखो ना तो चाइना है और ना ही इंडिया है इसका मेंबर, ये बात आपको याद रखनी है। तो यही था बस आज के टॉपिक।